तभी नूर अपनी नम आंखों से नेही की तरफ देखती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, आप बहुत अच्छे हो दिदु। आज तक ऐसे मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, समझाया नहीं। यहाँ तक कि मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी देखिए, मुझे आपसे मिले हुए पूरा 1 घंटा भी नहीं हुआ और यहाँ आप मेरे साथ खड़े हो मुझे हेल्प करने के लिए। मैंने तो ये उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कभी मुझे अपनी बड़ी बहन वापस भी मिलेगी, पर देखो आज मुझे आपके रूप में वो भी मिल गई। थैंक यू दिदु एंड आई होप कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरा साथ दोगे और मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। तभी नेही नूर के आंसू पोंछती है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे नूर कि आपकी दिदु उनके इस बेबी सिस्टर को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, नो मैटर वॉट। वैसे भी ये जरूरी तो नहीं ना कि हमेशा खून के रिश्ते ही मजबूत और सच्चे होते हैं। कभी कभी दिल से बनाए हुए रिश्ते भी खून के रिश्तों से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसा अभी मेरा और आपका है। नूर अपना सिर हिलाती है और नेही उसे हक कर लेती है। वही दूसरी तरफ अद्वित्य, जो वही थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा था, वो दिल से बहुत खुश होता है कि अभी नूर को उसकी दिदु मिल गई। अद्वित्य और नूर दोनों ही इस वक्त खुश थे, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशी किसी से देखी नहीं जाएगी और वो उस खुशी को उनसे छीनने की कोशिश करेगा। अद्वित्य एक बात नूर की तरफ देखता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी दक्ष नूर और नेही से कहता है, तो हमारी प्यारी गर्ल्स, अगर आप दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो चले। हमें हमारी टीम की सबसे छोटी मेंबर नूर को उसका क्लासरूम भी तो दिखाना है ना। दक्ष की बात सुनकर नूर अपनी चमकती हुई आंखों से उनसे पूछती है, क्या सच में मैं आपकी टीम की मेंबर हूँ? तभी नेही हंसते हुए नूर से कहती है, हाँ नूर, आप सच में हमारे टीम की मेंबर है। वैसे इस कॉलेज का हर एक स्टूडेंट, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो सब हमारे टीम के मेंबर बनने के लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हैं, पर हमें नहीं पसंद किसी बाहर वाले को अपने टीम में एंट्री देना। आपकी बात उन सबसे अलग है, इसीलिए मैं खुद आपको अपनी टीम का न्यू और सबसे छोटा मेंबर बनाती हूँ। तभी नकुल एक बड़ी सी स्माइल के साथ उन सबसे कहता है, सो नाउ लेट्स चीयर्स फॉर टीम ड्रीम अचीवर्स न्यू मेंबर मिस नूर खुराना, हिप हिप हरे। तभी वो पांचों भी एक साथ मिलकर नूर को हक करते हैं और इसी वजह से नूर की हल्की सी चीख निकल जाती है कि उनकी नूर की बैक अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। नूर की चीख सुनकर वो नूर से अलग हो जाते हैं और तभी नेही अपनी डरी हुई आवाज़ में नूर से पूछती है, नूर क्या हुआ और आप चीखी क्यों? तभी नूर चुपके से अपने फिंगर्स को क्रॉस करते हुए अपने दर्द को छिपाने के लिए एक झूठी स्माइल करती है। नूर उन सब की तरफ देखते हुए अपनी झूठी स्माइल के साथ उनसे कहती है, वो आप सब साथ में मुझे ऐसे हक करोगे तो मुझे डर लगेगा ना, तो बस इसी वजह से मैं डर गई और मेरी चीख भी निकली, सॉरी। नूर ने उस सिचुएशन को संभालने के लिए उनसे झूठ तो बोला था, पर शायद उन्हें नूर के झूठ पर शक हो गया था। तभी वो चारों नेही की तरफ देखते हैं और नेही उन्हें कुछ इशारा करती है, जिसकी वजह से वो लोग चुप हो जाते हैं। तभी नेही नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, अरे इसमें सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है क्यूटी पाई, आप हमें भी माफ़ कर दो, वो हम आपको डराना नहीं चाहते थे, पर हम सभी बहुत एक्साइटेड हो गए थे तो उसी वजह से हम कंट्रोल नहीं कर पाए, सॉरी। नूर बस एक छोटी सी स्माइल के साथ अपना सिर हिलाती है और फिर वो लोग वहां से नूर के न्यू क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ राठौर विला, आर्यन की मौत की वजह से वहां का माहौल बहुत ज़्यादा शांत था, पर एक बात तो तय थी कि अभी वहां सब नूर से बेइंतहा नफरत करते थे। वो सभी रागिनी, ईशान, मायरा, सारा और अथर्व इस वक्त हॉल में मौजूद थे। तभी रागिनी आर्यन के हाथ टंगी हुई फोटो की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आर्यन इस वक्त हमारे बीच में नहीं है। ये सब कुछ उस नूर की वजह से हो रहा है। पहले उसने मेरे अंश को मुझसे दूर कर दिया और अभी मेरे पति को मुझसे छीन लिया। मैं कभी उस मनहूस को माफ़ नहीं करूंगी। रागिनी की बात सुनकर मायरा अपने गुस्से भरी आवाज़ में उनसे कहती है, उसने मुझसे भी मेरे मम्मी पापा छीन लिए। भले ही चाची ने नूर को मारना चाहा, पर उस लड़की को बचाने के लिए मम्मा ने अपनी जान खुद दी और उनके बाद पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे उसको ऐसी सज़ा देनी है कि वो कभी सोच भी नहीं सकती। मायरा की बात सुनने के बाद वो दोनों माँ बेटे रागिनी और ईशान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तभी उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है, जिसे कोई नहीं देख पाता। तभी ईशान अपनी झूठी स्वीट आवाज़ में मायरा से कहता है, मायू संभालो अपने आप को, जैसा तुम चाह रही हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा। उसने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ साथ मेरे भी भाई और डैड को मुझसे अलग कर दिया, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी ना। तभी मायरा ईशान की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, कैसे? तभी रागिनी अपनी आगे की चाल चलते हुए मायरा से कहती है,
मायू तुम्हें उस नूर को यहाँ लेकर आना होगा और एक बार वो हमारे हाथ लग गई ना, तब हम सब मिलकर उससे अपना अपना बदला लेंगे और उसे इतनी भयानक सजा देंगे कि उससे उसकी रूह तक कांप जाएगी। तभी मायरा कंफ्यूज होते हुए रागिनी से पूछती है, पर कैसे आंटी? वो तो उस अद्वितीय सिंह के साथ है ना, तो ऐसे में मैं उसे कैसे यहाँ लेकर आ सकती हूँ? तभी ईशान मायरा की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम शायद भूल रही हो मायू कि तुम अभी भी उसकी बड़ी बहन हो और वो अभी एक 17 साल की नाबालिग बच्ची है जिसे एक गार्डियन की जरूरत है। तुम्हारे पेरेंट्स इस वक्त नहीं है, तो ऐसे में तुम लिली उसकी गार्डियन हो और तुम उसे आसानी से अपने अंडर ले सकती हो। तो बस अभी तुम्हें अपने गार्डियन होने का फ़ायदा उठाना है और उसे उस अद्वितीय के पास से यहाँ हमारे पास लेकर आना है। ईशान की बात सुनकर मायरा के चेहरे पर भी नफरत भरे एक्सप्रेशन साफ साफ झलकने लगते हैं। तभी मायरा अपनी शैतानी स्माइल के साथ ईशान से कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा ईशु। क्यों ना मैं अपने पावर का थोड़ा सा फ़ायदा उठा लूँ। एक बात तो तय है कि जैसे ही वो लड़की यहाँ आएगी वैसे ही उसकी ज़िंदगी और भी बदतर बन जाएगी, एंड आई विल मेक श्योर अबाउट इट। तो कब जाना है उस लड़की को लेने? तभी रागिनी मायरा से कहती है, मायू तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आज ही तुम उसे यहाँ लेकर आओगी और फिर हम सब मिलकर उसकी जितनी भी बची कुची लाइफ है ना, उसे भी बर्बाद कर देंगे। वो तीनों रागिनी, ईशान और मायरा एविल स्माइल करते हैं। इस वक्त मायरा की आंखों में नफरत और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। इसी से ये पता चल रहा था कि वो अपनी ही बहन से कितनी ज्यादा नफरत करती हैं। मायरा इस वक्त उस मासूम की जान दाव पर लगाने वाली थी, उसे फिर से इस नर्क में वापस लाने का सोचकर, पर क्या सच में उनकी ये चाल कामयाब होने वाली है? क्या अद्वितीय नूर को ऐसे ही इन सब के हवाले कर देगा, जबकि उसे पता है कि ये लोग नूर के खून के कितने ज्यादा प्यासे बने हुए हैं। सनराइज कॉलेज में टीम ड्रीम अचीवर ने नूर को उसकी क्लास में ड्रॉप कर दिया था। यहाँ तक कि नेही ने सब स्टूडेंट्स को वार्न भी किया था कि वो गलती से भी नूर को टच करने की या फिर उसे चोट पहुंचाने की गलती ना करे, वरना वो ड्रीम अचीवर उनका ऐसा हाल करेंगे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। भले ही उन पांचों ने सबको डराया था, पर फिर भी नूर की क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट, स्पेशली गर्ल्स थी, जो नूर से बहुत ज़्यादा जल रही थी। उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात से हो रही थी कि उनकी पहले तो नूर बहुत खूबसूरत थी और दूसरी बात सनराइज कॉलेज की सबसे फेमस और पावरफुल टीम उसके साथ थी। सभी लड़कियां नूर को अभी घूर घूर कर देख रही थी, पर नूर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स अपने अपने फ्रेंड्स से कुछ न कुछ खुसुर पुसुर कर रहे थे और ये बिना कोई डाउट नूर से रिलेटेड ही था। नूर इस वक्त मिडिल लाइन के फर्स्ट बेंच पर बैठी हुई थी और उसके साथ कोई भी नहीं था। उसे थोड़ा बुरा तो लग रहा था कि उसके साथ बैठने वाला भी वहाँ कोई नहीं था, पर इट्स ओके, उनकी उसे इन सब की आदत थी। सब नूर की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई इंसान नहीं पर किसी दूसरे प्लैनेट से आई हुई एलियन हो। तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सभी स्टूडेंट्स एकदम शांत हो जाते हैं। नूर इस वक्त जो अभी अपने बुक में कुछ लिख रही थी, वो माहौल को एकदम शांत देखकर धीरे से अपना सिर ऊपर उठाती है और तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है। इस वक्त दरवाजे पर आयु खड़ा था, पर अभी वो उस रूप में बिल्कुल भी नहीं था जिसमें नूर ने उसे पहली बार देखा था। अभी वो नूर का भैयू नहीं पर सनराइज का सबसे स्ट्रिक्ट प्रोफेसर आयुष बजाज था, जिसे डिसिप्लिन और मैनर्स सबसे ज़्यादा पसंद थे। इस वक्त आयु के चेहरे पर सिर्फ प्लेन एक्सप्रेशंस थे। जैसे ही आयु रूम में इंटर होता है वैसे ही वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। तभी आयु अपनी जगह पर आकर खड़ा होता है और सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर खड़े होते हैं। भले ही इस कॉलेज में 90% अमीर बापों की बिगड़ी हुई औलादें पढ़ती थी, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आयु को डिसरिस्पेक्ट करे। जब आयु उन सबको अपनी सर्द आवाज़ में सीट डाउन कहता है, तभी वो सब अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। तभी आयु नूर की तरफ देखता है, जो आयु को इतने डरावने अवतार में देखकर थोड़ी डर गई थी। तभी आयु नूर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, ओह माय पुअर लिटिल रैबिट, मुझे ऐसे देखकर डर गई, पर ये तो कुछ भी नहीं है, इट्स कॉमन। पर मुझे अब डर लग रहा है क्योंकि मुझसे कहीं ज़्यादा डरावना तो अदू है, और स्पेशली जब वो अपने असली अवतार में आता है तभी तो सबको, यहाँ तक कि मुझे भी बहुत डर लगता है। ये छोटी सी बच्ची कैसे देखेगी उसे, प्लीज़ भगवान कभी ऐसी सिचुएशन मत आने देना। तभी आयु नूर के पास आता है और उसके आगे उससे थोड़ी दूरी पर खड़े रहता है। तभी आयु नूर को और ज़्यादा नहीं डराते हुए अपनी हल्की सी सर्द आवाज़ में उससे पूछता है, आप न्यू स्टूडेंट हो ना? तभी नूर झट से अपनी जगह पर खड़ी होते हुए आयु से कहती है, ये सर। तभी आयु अपना सिर हिलाते हुए नूर से फॉर्मली कहता है, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
तभी नूर आयु के इस प्रोफेसर वाले रूप से डरते हुए नीचे देखती है। नूर को ऐसे देखकर आयु को थोड़ा बुरा लगता है कि नूर उसके आगे अपना सिर झुकाए खड़ी थी, जो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। आयु, क्या अगर इस वक्त अद्वितीय और युवी भी यहाँ होते तो वो दोनों भी ये बात बर्दाश्त नहीं करते कि नूर उनके आगे ऐसे सिर झुकाए खड़ी रहे। तभी आयु अपनी प्लेन आवाज में नूर से कहता है, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने कोई मिस्टेक की है जो आप अपना सिर झुकाए खड़ी है? एंड आई वॉन्ट योर वर्बल आंसर ऑफ। तभी नूर सिर्फ नहीं में जवाब देती है। तभी आयु उससे कहता है, सो नाउ लुक एट मी, और एक बात, कभी भी किसी के आगे अपना सिर झुकाना नहीं जब तक गलती आपकी ना हो। अभी आप मुझे अपना इंट्रो दे सकते हो। आयु की बात सुनकर नूर अपनी डरी सहमी हुई नजरों से आयु की तरफ देखती है और फिर अपनी क्यूट सी पर घबराई हुई आवाज में उससे कहती है, हेलो सर, मैं नूर खुराना हूँ और मैं फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ। तभी आयु अपने प्लेन एक्सप्रेशन के साथ नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ओके, अभी आप अपनी जगह पर बैठ सकती हैं और हाँ, फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट की क्लास में मेरा फर्स्ट लेक्चर और फिफ्थ लेक्चर होता है। आई एम आयुष बजाज और मैं यहाँ फाइनेंस और इकोनॉमी के लेक्चर्स लेता हूँ। नूर बस अपना सिर हिलाती है और फिर अपनी जगह पर बैठ जाती है। वही आयु भी अपनी जगह पर जाता है और फिर अपने लेक्चर्स देना स्टार्ट करता है। नूर पहले से ही एक ब्राइट स्टूडेंट थी, तो उसका पूरा ध्यान क्लास में ही होता है। इस दौरान वो अपने ध्यान को जरा भी इधर उधर नहीं भटकने देती। आयु के लेक्चर के बाद एक और लेक्चर होता है जिसमें एक फीमेल प्रोफेसर टीचर उनके क्लासरूम में आती हैं। अभी नूर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट होने वाला था और वो अभी भी अपनी बुक्स में ही लगी हुई थी। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है, पर दरवाजे के खुलते ही अपने आप ही नूर की हार्ट बीट तेजी से दौड़ने लगती है और वो सीधा दरवाजे की तरफ देखती है। अभी वहां पर अद्वितीय खड़ा था और इस वक्त उसके एक हाथ में उसकी लैपटॉप बैग थी और दूसरे हाथ में कुछ बुक्स थी। जब नूर अद्वितीय को देखती है तभी वो उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि इस वक्त वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। अद्वितीय जब कॉलेज में आया था तभी उसने अपना 5 पीस वाला बिजनेस सूट पहना था, पर अभी अद्वितीय वहां सिर्फ अपने प्लेन वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में था। अद्वितीय के पैरों में उसके ब्लैक कलर के शूज शाइन कर रहे थे और अद्वितीय ने अपने शर्ट की दोनों स्लीव्स को अपनी एल्बो तक फोल्ड किया हुआ था, जिसकी वजह से अद्वितीय के हाथों की नसें उसके गोरे रंग की वजह से और बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की वजह से अभी उभर कर दिख रही थी। इस पर उसके हाथ में चमचमाती रोलेक्स की लिमिटेड एडिशन वॉच उसे एक परफेक्ट लुक दे रही थी। जब अद्वितीय नूर के शॉकिंग फेस की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है, जिसे अद्वितीय बिना किसी दिक्कत के बड़े ही आसानी से अपने सर्द फेस एक्सप्रेशन के पीछे छिपा लेता है। अद्वितीय अपने सबसे पावरफुल और डार्क ऑरा के साथ क्लासरूम के अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर पैर रखता है, वैसे ही सारे स्टूडेंट्स उसे खड़े होकर ग्रीट करते हैं। अद्वितीय बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें बस अपने हाथों से नीचे बैठने का इशारा देता है। तभी अद्वितीय अपनी बेहद ही सर्द आवाज में उन सब से कहता है, ऑक्सो लाइक एवरी प्रोफेसर, मैं आप सबसे आपका नाम पूछने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट योर लेक्चर डायरेक्टली। अद्वितीय सीधा लेक्चर स्टार्ट करता है। अद्वितीय तो आयु से बहुत ज्यादा रूड और स्ट्रिक्ट था, जिसकी वजह से क्लास के पूरे स्टूडेंट्स अभी उससे डरे हुए थे। नूर की तो हालत बुरी थी। हाँ, माना कि उसे अद्वितीय से डरने की कोई जरूरत नहीं था और अद्वितीय भी कभी उसे हार्म नहीं करता, फिर भी नूर को डर लग रहा था। अद्वितीय के फेशियल एक्सप्रेशन पूरे टाइम प्लेन थे और उसकी आवाज में हल्की सी भी सॉफ्टनेस नहीं थी, जैसी वो नूर के साथ होता है तब रहती है। कुछ वक्त बाद अद्वितीय का लेक्चर भी खत्म होता है और जब वो नूर की तरफ देखता है तभी उसे थोड़ी सी चिंता होती है, क्योंकि नूर इस वक्त किसी डरी सहमी सी बिल्ली के बच्चे की तरफ लग रही थी। तभी अद्वितीय अपना फ़ोन लेता है और उसमें कुछ टाइप करता है। कुछ सेकंड्स बाद नूर का फ़ोन बजता है, तो जब वो अपना फ़ोन चेक करती है तभी उसे अद्वितीय का मैसेज दिखता है जिसमें लिखा था, आपको मुझसे या फिर किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है एंजल, एंड आई लव यू सो मच। अद्वितीय के मैसेज को पढ़ने के बाद नूर के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है और वो अद्वितीय की तरफ देखती है। अद्वितीय अब तक बस नूर के उसकी तरफ देखने का ही वेट कर रहा था, पर जैसे ही नूर अद्वितीय की तरफ देखती है वैसे ही अद्वितीय उस क्लासरूम से बाहर चला जाता है। ऐसे ही नूर के 2 और लेक्चर्स हो जाते हैं, जिसमें एक किसी दूसरे प्रोफेसर का होता है तो एक आयु का। अभी ये ब्रेक टाइम था और जैसे ही ब्रेक होता है वैसे वो पांचों टीम ड्रीम अचीवर नूर की क्लास में आते हैं। नूर भी उन्हें देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे इस रूम में भी बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, जबकि ये रूम पहले से ही स्टूडेंट से भरा पड़ा था। उन लोगों को देखकर नूर तो बहुत खुश होती है, पर बाकी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। हाँ बेचारे,
तभी नेही एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर से पूछती है, हाउ वॉज योर लेक्चर्स वेंट नूर, सब ठीक था ना? इससे पहले कि नूर नेही के सवाल का कुछ जवाब देती, आर्या नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछती है, हाँ और किसी ने आपको हर्ट नहीं किया राइट? तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए उन दोनों से कहती है, सबसे पहले मेरे अब तक के सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे हुए और मुझे किसी ने भी हर्ट नहीं किया। पर आयुष सर और अद्वितीय सर कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो तो इतना सा स्माइल भी नहीं करते, हाँ खड़ूस कहे के। वैसे नेही को पता था कि नूर जिन दो खड़ूसों की बात कर रही है वो नूर के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, पर दूसरों को ये बात नहीं पता थी ना कि नूर पहले से ही अद्वितीय और आयु को बहुत अच्छे से जानती है, तो इसी वजह से जब सब नूर की बात सुनते हैं वहाँ सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वैसे नेही को इस वक्त हंसने का दिल कर रहा था, तो वही वो चारों अभी नूर के लिए डर रहे थे कि अगर गलती से भी उन दोनों को ये पता चला कि नूर ने उन्हें खड़ूस कहा तो वो दोनों नूर को इस कॉलेज से बाहर फिकवा देंगे। वही दूसरी तरफ नूर के कुछ क्लासमेट्स नूर को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे, तो वही कुछ क्लासमेट्स स्पेशली गर्ल्स कुछ उल्टा सीधा करने की सोच रही थी। तभी सेजल अपनी डरी हुई आवाज़ में नूर से कहती है, नूर ये क्या बोल रही हो आप? प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ भी मत बोलो क्योंकि यहाँ किसी की भी हिम्मत नहीं होती आयुष सर के खिलाफ एक शब्द तक बोलने की, और वो हमेशा वैसे एक्सप्रेशनलेस ही रहते हैं। अभी रही बात अद्वितीय सर की, तो अगर उन्हें पता चला ना कि आपने उनके पीठ पीछे उनकी बुराई की, उन्हें खड़ूस बोला, तो उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इस दुनिया से गायब करवाने में, और फिर किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि आपको ज़मीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो दोनों। तो आज कॉलेज के फर्स्ट डे पर आप उन दोनों से ही पंगा क्यों लेना चाहते हो? अभी जो बोला सो बोला, पर आगे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलना उनके खिलाफ, वरना वो आपके साथ क्या करेंगे ये खुद उन्हें ही पता नहीं होगा। नेही अपने मन ही मन हंस रही थी और नूर की भी वही हालत थी। तभी नेही भी अपने झूठ डर में नूर से कहती है, हाँ क्यूटी पाए, सेजल ने अभी जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है, तो आप कभी भी उन्हें गुस्सा मत दिलाना, ओके? तभी नूर भी नेही के साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उनसे कहती है, हाँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी भी उन्हें गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं करूंगी, वरना वो मुझे इस कॉलेज से बाहर फेंक देंगे। पर अभी तो मुझे यहाँ अपनी आगे की सारी स्टडी पूरी करनी है। वो पांचों अपना अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और तभी दक्ष उनसे कहता है, चलो गाइज कैंटीन में चलते हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कैंटीन का नाम सुनते ही नूर के आंखों के आगे वो सब कुछ आ जाता है जो उसके साथ उसकी पुरानी वाली कॉलेज के कैंटीन में होता आया था। अचानक से नूर की हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी नूर खुद को शांत करने की पूरी कोशिश करती है और उनके साथ कैंटीन की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो लोग कैंटीन में आते हैं, नूर देखती है कि वहाँ इस वक्त आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स मौजूद थे। कोई अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर फूड एंजॉय कर रहे थे, तो कोई आपस में बातें कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स तो एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और फिर खुद ही पागलों जैसे हंस रहे थे। उस कैंटीन का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा नूर के पहले वाली कॉलेज कैंटीन का होता था। तभी नकुल उन चारों लड़कियों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, तुम लोग जाकर टेबल पर बैठो, मैं और दक्ष जाकर कुछ खाने का ऑर्डर देकर आते हैं। चल दक्ष। दक्ष अपना सिर हिलाता है और नकुल के साथ ऑर्डर देने के लिए चला जाता है। इधर आर्या गर्ल्स की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, चलो यार हमारी वाली टेबल पर बैठते हैं, तब तक वो दोनों भी आ जाएंगे। आर्या की बात से सहमत होते हुए नेही और सेजल अपना अपना सिर हिलाती हैं। वही नूर को जैसे कुछ होश ही नहीं था कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे। उसे तो बस सिर्फ कुछ धुंधली सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वैसे ये आवाज़ उन लोगों की थी जो नूर को किसी जानवरों की तरह वहाँ ट्रीट करते थे। इस वक्त नूर की आंखों के आगे सिर्फ और सिर्फ वो दो ही नज़ारे थे। पहला वाला जिसमें नूर को बुली किया जाता था, उसे कुछ न कुछ उल्टा सीधा खिलाया जाता था। दूसरे नज़ारे में नूर को अपनी आंखों के आगे बस उन सब की शक्लें दिखाई दे रही थी। उनकी वो खौफनाक हंसी नूर के कानों को चिर रही थी। अभी नूर के पैर एकदम से सुन्न पड़ रहे थे और वो अपनी जगह पर ही खड़ी खड़ी लड़खड़ा रही थी। गिरने की डर से नूर ने अभी नेही का हाथ कसके पकड़ा था, और जब नेही उन दोनों के साथ नूर की तरफ देखती है तभी उन तीनों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। तभी नेही नूर को कसके पकड़ते हुए अपनी चिंता भरी आवाज़ में उससे पूछती है, नूर क्या हो रहा है आपको और आप इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? तभी नूर नेही की तरफ देखती है और अगले ही पल उसके आंखों से बड़े बड़े मोती जैसे आंसू बहने लगते हैं। नूर के आंसू देखकर वो तीनों घबरा जाती हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि नूर को ऐसे अचानक से क्या हो गया और वो इस वक्त नूर को शांत करने के लिए क्या करें। वही दूसरी तरफ नूर उन तीनों को कुछ बताना तो चाहती थी,
पर अभी उसके मुंह से एक शब्द तक बाहर नहीं आ रहा था। उसकी आवाज़ तो जैसे उसके गले में ही दबकर रह गई थी, वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी।